कैटेगरीज रखी हैं अपने कारकुनों की जो यहाँ से जाएंगे। एक वो हैं जो कराची से इस्लामाबाद तक जाएंगे और दूसरे वो हैं जो कराची से ठट्टा तक जाएंगे कम अज़ कम, उसके बाद आगे जहाँ तक वो जाना चाहें वो जाएं और उसके बाद फिर वो वापस आ जाएं। इस सिलसिले में जो कराची के कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, उनके लिए मुख्तलिफ शहरों में जहाँ जहाँ पर नाइट स्टे है वहाँ इंतज़ाम किए गए हैं और टेंट सिटीज़ बनाई गई हैं वहाँ के हमारे पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है उनकी जानिब से, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए उसमें मुख्तलिफ एरियाज़ जो है वो मुतय्यन किए गए हैं। आपको ये भी आज देखकर हैरत होगी, आप गालिबन 27 को वो उनकी तादाद पूरी हो जाएगी कि पीपल्स पार्टी कराची के बहुत सारे कारकुनों और अहदेदारों ने अपने तौर पर भी कंटेनर्स तैयार करवाए बड़े बड़े, जिसके अंदर जो है वो रहने की सहूलत भी है, खाना बनाने की सहूलत भी है और वॉशरूम्स वगैरह की फैसिलिटी भी उसके अंदर मौजूद है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक हम तैयारी जो है वो इसकी कर रहे हैं। इसमें वकार भाई कुछ बात करें, फिर उसके बाद एक आधा और इशू है जिसमें मैं आपसे बात करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको सईद गनी साहब ने 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। मैं आपको बताते चलूँ कि 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च का जो एक हिस्टोरिकल इवेंट है, बड़ा इवेंट है, इस सिलसिले में कराची से कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर तैयारियां कर ली हैं। तो हर ज़िले में जोश व खरोश बहुत उरूज पे है। कारकुनान 24 घंटे शबाना रोज़ उन्होंने मेहनत करके अपने अपने अजला को, शहरों को, बिलखुसूस कराची शहर को आप समझें कि हॉक्सवे से लेके घगर फाटक तक और लियारी से लेके गडाब तक ये भरपूर झंडों बैनरों से सजाया गया है। और ये जो लॉन्ग मार्च है ये पाकिस्तान की तारीख का तवील तरीन लॉन्ग मार्च है। ये तकरीबन 2000 किलोमीटर पर ये मुहित होगा, जो कि मुख्तलिफ अजला से गुजरता हुआ ये 8 तारीख को और वहाँ इस्लामाबाद पहुँचेगा। इस सिलसिले में कराची शहर में 50 से ज़ायद मकामात पर जो है इस्तकबालिया कैंप्स लगे हुए हैं। पार्टी ने कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं, मोबिलाइजेशन भी बहुत की है। और इस सिलसिले में आप ये देखेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारे लॉन्ग मार्च और बहुत सारे पॉलिटिकल इवेंट देखे होंगे, लेकिन ये लॉन्ग मार्च उन लॉन्ग मार्चों से, दूसरे लॉन्ग मार्चों से बड़ा मुख्तलिफ होगा। लॉन्ग मार्च शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्रेन के ज़रिए भी किया था, ट्रक के ज़रिए भी किया था, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी हुआ था। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो है, और इसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिसका आगाज़ 27 फरवरी सुबह 10 बजे मज़ार क़ायद-ए-आज़म से कर रहे हैं, तो ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक बिल्कुल बेमिसाल और शानदार अज़ीमुश्शान लॉन्ग मार्च होगा। और इंशाअल्लाह इसके नताइज भी आप देखेंगे कि जिस मकसद के लिए निकाला जा रहा है, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, और ये अवामी इशूज़ पर निकाला जा रहा है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर अवामी इशूज़ पर ही आवाज़ बुलंद की है। और इसी सिलसिले में ये लॉन्ग मार्च जो है, क्योंकि 3.5 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से अवाम का खून निचोड़ लिया है, अवाम को बदहाल कर दिया है, वो जो उन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे 1 करोड़ नौकरियों के, 50 लाख घरों के, इसके अलावा कोई चीज़ भी वो लोगों को लेने में नाकाम रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में समझते हैं कि अवाम की हुक्मरानी जल्द कायम होगी। ये हुक्मरान घर जाएंगे और ये इनके दिन गिने जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं, बिल्कुल ठीक कहा वकार भाई ने कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में लोगों की जो हालत इस हुकूमत ने बना दी है, नालायक और नायल वफाकी हुकूमत ने, उसका तस्वुर भी आज से 3 साल पहले कोई नहीं कर सकता था। पेट्रोल की कीमत कभी 160 रुपये हो जाएगी, आज से 3 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। बिजली की कीमत में इस महीने के जो बिल आएंगे उसमें 6 रुपये पाकिस्तानी ज़्यादा अदा करेंगे। इससे पिछले महीने में 4 रुपये 30 पैसे ज़्यादा अदा किए हैं। उससे पिछले महीने में 4 रुपये 74 पैसे ज़्यादा अदा किए हैं। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ चुकी है, मज़ीद भी इम्कान है कि शायद उसमें और इजाफा होगा। डॉलर जो है वो 177 रुपये पे पहुँचा हुआ है। दवाइयों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और लोग बेचारे, वो मरीज़
جن کے لیے دوائیاں بہت ضروری ہیں، جن کی زندگی کو بچانے کے لیے دوائیاں بہت ضروری ہیں، مریض وہ دوائیاں خریدنے سے بھی قاصر ہیں، نہیں خرید پا رہے ہیں۔ 350 ارب روپے کا منی بجٹ جو ہے اس نالائق اور نائل وفاقی حکومت نے پاکستانی لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ اور کراچی میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں، گیس ہمیں پچھلے 2-2.5-3 مہینوں سے جو ہے وہ میسر نہیں ہے، باوجود اس حقیقت کے کہ ہم سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اور سندھ کو ضرورت کے مطابق گیس ملنا اس کا ایک آئینی حق ہے، ہمیں وہ نہیں مل رہا۔ کھاد کے کرائسس ہیں، کاشتکاروں کو کھاد بر وقت نہیں ملی، جس سے ان کی خاص طور پہ گندم کی فصل جو ہے متاثر ہوئی ہے، اور گندم کی فصل متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں دوبارہ آٹے کے کرائسس شاید دیکھنے کو ملیں گے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ پیکا کے قانون میں جو ترامیم انہوں نے کی ہیں، جس سے صرف صحافیوں کا نہیں بلکہ اس ملک کے ہر آدمی کی زبان بندی کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے، اگر آپ کریں گے تو آپ کو 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس جرم کو ناقابل ضمانت بنا دیا گیا ہے کہ آپ کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ان کے اوپر دباؤ ہے، جو اپوزیشن ان کے خلاف تنقید کر رہی ہے، جو میڈیا پر ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، ان تمام آوازوں کو دبانے کے لیے سب کے ساتھ وہ وہی اشر کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے محسن بیگ کے ساتھ کیا ہے۔ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ان کے اوپر بات کرے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگوں کو یہ بتائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگوں کو یہ بتائے کہ بے روزگاری بڑھ گئی ہے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ بتائے کہ عمران خان نے جو لوگوں سے قوم سے وعدے کیے تھے ان وعدوں سے اس نے انحراف کیا ہے۔ لہٰذا یہ جو 27 فروری کا مارچ ہے، عوامی مارچ ہے، یہ عوامی مارچ ان تمام لوگوں کی آواز ہے جو مہنگائی تلے دبے ہوئے ہیں، پریشانی تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی جو قوت خرید ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام لوگ، خاص طور پہ غریب لوگ، مڈل کلاس لوگ، مزدور، کسان جو ہیں اس مارچ میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے بازو بنیں گے۔ اچھا سید بھائی یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ سے گزشتہ روز علی زیدی نے دعویٰ کیا ہے کہ 2023 میں وہ حکومت سندھ میں وہ بنائیں گے، اور دوسری جانب منی لانڈرنگ کے حوالے سے بہت بلند بات دعوے کیے جا رہے تھے کہ تقریباً ہم نے روک دیا، لیکن کل ہی امریکہ نے مزید جرمانہ عائد کر دیا منی لانڈرنگ نہ روکنے پر۔ اب بھی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا حکومت میں نہ حکومت میں، تو یہ کون کر رہے ہیں منی لانڈرنگ؟ دیکھیں، پہلا جو لطیفہ آپ نے بتایا کہ وہ جو ان کے صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ 2023 میں سندھ میں ان کی حکومت ہوگی۔ آپ کو ہنسی نہیں آئی ہے سن کے؟ آئی تھی؟ تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں بنتا نا، مطلب اگر کوئی اس قدر بے تکی بات کرے اور بغیر کسی سر پیر کے کرے، جو ان کو کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ جو ان کا مضبوط ترین علاقہ تھا، اگر وہاں انہیں ذلت آمیز شکست ہو جائے اور NA 249 جو ان کا وفاقی وزیر سیٹ چھوڑے، وہاں وہ پہلے نمبر سے چل کے جو ہے وہ 5ویں 6 نمبر پہ آ جائیں، PS 88 ملیر کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے 17,000 سے زیادہ 18 میں، اور اب آ کر وہ ٹھہرے 6,000 پہ۔ اگر ان تمام ذلت آمیز شکستوں کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ 18 میں جو ہے وہ 23 میں سندھ میں ہم حکومت بنائیں گے، تو میرے بھائی خواب دیکھنے پر کسی کو پابندی نہیں ہے، دعوے کرنے کے کسی پہ پابندی نہیں ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھیں گی، ہماری بات کے پیچھے دلائل ہیں، ہماری بات کے پیچھے وزن ہے، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف صوبہ سندھ میں ہماری سیٹیں بڑھیں گی، بلکہ خاص طور پہ کراچی شہر سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں میں بہت اضافہ ہوگا۔ جو دوسری بات انہوں نے کہی منی لانڈرنگ کی، دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ دعویٰ کرتی تھی کہ PMLN کی حکومت بھی چوروں کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی چوروں کی حکومت تھی، اور یہ جو آئیں یہ فرشتے ہیں، ان فرشتوں کے آنے کے بعد کرپشن ختم ہو جائے گی، لیکن ان کے آنے کے بعد جو کرپشن آپ کا انڈیکس ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس میں بھی پاکستان کی ترقی ہوئی ہے اور پاکستان اس نمبر پہ پہنچا ہے جو پچھلے 15 سالوں میں کہیں پر بھی نہیں تھا۔ تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے
کہ اس ملک میں PTI کے آنے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا ہے. جب کرپشن میں اضافہ ہوگا تو لامحالہ جتنے بھی غیر قانونی اقدامات ہیں, چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو چاہے کوئی اور ہو, اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ عمران خان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں, وہ اس کے سارے ATMs ہیں. ارباب کے بعد یہ بتائیں کہ کل وہ جسے آپ پریس کانفرنس سے پہلے گفتگو کرتے ہیں, اس طرح متحدہ والوں کے اور آپ کے جھنڈے اتارنے کی بات کی ہو گئی. دوسرا یہ کہ جس لانگ مارچ کی آپ بات کرتے ہیں, ماضی میں جتنے بھی پاکستان میں حکومتیں گئی ہیں وہ تو عوامی طاقت سے گئی نہیں, کون سے کیا؟ دیکھیں, پہلی جو بات آپ نے کہی یہ کوئی انوکھی اور انہونی بات نہیں ہمارے لیے. MQM کا ماضی دیکھ لیں یا حالیہ ان کے جو بیانات ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں وہ دیکھ لیں, اس میں آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ MQM کراچی شہر میں خاص طور پہ لسانی فسادات اور جھگڑے کروانا چاہتی ہے تاکہ ان کی اپنی سیاسی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے. یہ جھنڈے اتروانے کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوں. یہ ان کو میں بار بار گزارش کرتا ہوں, آپ سب بھی سمجھاتے ہیں شاید, کہ بھائی اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ اگر کوئی بات تمہاری نہیں مانے گا تو تم اس کی بوری بنا دو گے. یہ دور نہیں ہے کہ تم چٹکی بجاؤ گے اور شہر بند ہو جائے گا. اب چٹکی بجانا تو دور کی بات ہے, تم چیختے رہو گے, تمہارا گھر بھی بند نہیں ہوگا, تمہاری بیوی بھی تمہاری نہیں سنے گی. تو بدقسمتی سے ان کے مزاج میں آج بھی وہ فاشزم جو ہے وہ موجود ہے. وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ان علاقوں میں برداشت نہیں کر سکتے جہاں یہ اپنی ان کو اجارہ داری اور اپنی جاگیر سمجھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت برداشت کا مظاہرہ کیا. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے کبھی یہ بات کس کا بیان بھی نہیں دیا. ہم نے شارع فیصل ہو, گلشن اقبال ہو, پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو, کراچی کے اور دیگر علاقے ہوں, ہمارے بینر پھاڑے جاتے رہے ہیں مستقل. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پھٹے ہوئے بینر راستوں میں, ہمارے جھنڈے اتارے گئے ہیں. لیکن ہم نے کراچی کے امن کی خاطر اس بات کا گلہ بھی نہیں کیا. جہاں بینر پھٹتا تھا ہم دوسرا لگا دیتے ہیں, جہاں جھنڈا اترتا ہے ہم دوسرا لگوا دیتے ہیں. لیکن یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں شہر میں, اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی جھگڑا کروائیں, کوئی کلیش کروائیں. اور اس میں PTI بھی شامل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 2 سال 2.5 سال پہلے گلشن اقبال میں 12 مئی کا جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنے کا اعلان کیا. ہم نے اجازت لی اس جگہ کی, اور PTI والے دادا گیری کر کے وہاں کر کیمپ لگا کے بیٹھ گئے کہ یہ جلسہ ہم نے کرنا ہے. اور پھر وہ کلیش بھی کیا, ہمارے کیمپ کے اوپر حملہ کیا انہوں نے, ہمارے لوگوں کو زخمی کیا انہوں نے. یہ ایک طرز سیاست جو ہے MQM سے وہ PTI کو منتقل ہو رہی ہے. اور اس شہر کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, ہمارا 27 فروری کا جو مارچ ہے یہ بلاول صاحب نے بہت پہلے اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے 27 فروری کو گھوٹکی سے مارچ کا اعلان کر دیا, پھر اس کی ڈیٹ 26 فروری کر دی. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی کلیش ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی فساد ہو. اور اس سے آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہونا چاہیے. دیکھیں, یہ بہت ہی امیچورٹی کی بات ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کسی ایک جگہ جلسے کی, ریلی کی یا کوئی اور اپنا پروگرام اناؤنس کرے, اور کوئی اور اپوزیشن کی جماعت, مخالف جماعت اسی روٹ پر, اسی جگہ پر, اسی طرز کا کوئی اعلان کر دے, یہ سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہیں, ان کا حق ہے کہ یہ جلسہ بھی کریں, جلوس بھی کریں, ریلی بھی کریں, احتجاج بھی کریں, سب کچھ کریں. لیکن اگر آپ راستے میں اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ راستہ دیکھیں, آج آپ نے یہ کیا ہے, کل آپ ہمیں بھی نہیں روک سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈرامے بازیاں تم ہی کر سکتے ہو, یہ تمہاری جاگیر ہے, تو یہ بھول جائے بات کو. پیپلز پارٹی MQM کا اس وقت مقابلہ کرتی رہی ہے جب MQM کے سامنے کوئی لفظ نہیں بولتا تھا. ہمارے کارکنوں نے جانے دیے شہر کے اندر, ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں, لیکن ہم نے پارٹی کا پرچم بلند رکھا ہے. ہمارے کارکنوں نے MQM کو اس مشکل حالات میں سامنا کیا ہے. ان کی حیثیت کیا ہے PTI والوں کی یا آج کی MQM کی, جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنی ڈوبتی ہوئی کشتی ہے, یا ان کو جو اپنا جو مقبولیت بالکل زمین پہ لگ گئی ہے, اس کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فسادات ہوں جس کی بنا پر یہ اپنی کوئی نمبر بڑھا سکے, لوگوں کو ڈرا سکیں, اور پھر اپنا ماضی کا جو طرز سیاست ہے اس کو شروع کر سکیں. سنجے کے بعد
कैसी आपकी ये दर्द? देखिए, अतर मतीन साहब का जो केस है उसको चीफ मिनिस्टर साहब खुद ज़ाती तौर पर बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं और मैं खुद भी अपडेट्स उस पर ले रहा होता हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश कर दूँ कि उनकी फैमिली को बिल्कुल एतमाद में लिया जा रहा है और जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है इस केस में उससे उनको आगाह किया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मीडिया के सामने बैठकर वो सारी चीज़ें शेयर करें जो इस वक्त तक उस केस में हम आगे जा चुके हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि 100% यकीन है, इंशाअल्लाह ताला अतर मतीन साहब के जो कातिल हैं, जो दहशतगर्द हैं, ना सिर्फ वो पकड़े जाएंगे बल्कि उनको करार वाकई कानून के मुताबिक जो सज़ा है वो भी ज़रूर दिलवाई जाएगी। जो दूसरी बात आपने कही, बिल्कुल इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं करूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें इजाफा ज़रूर कुछ हुआ था, लेकिन हर दुनिया के बड़े शहर का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं, नहीं होने चाहिए। आइडियली स्पीकिंग हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको ख़त्म करें, उसको कंट्रोल करें, लेकिन ये चीज़ें हुई हैं, होती रहती हैं। लेकिन जब आप लोग ये बात करते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं तो शायद हम बाकी मुल्क के जो हिस्से हैं उनका तस्करा करना भूल जाते हैं। मैं नहीं कहता क्योंकि अच्छी बात है कि हम ये कहें जी लाहौर में इतना हो रहा है तो यहाँ भी इतना हो रहा है, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ख़ास तौर पे मीडिया जब ये तासुर बनाता है कि जी किस शहर में किस इलाके में क्राइम हो रहा है और तो तनकीद का निशाना हुकूमत को बनाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आज का एक अखबार, अंग्रेज़ी अखबार आपने ज़रूर पढ़ा होगा, जिसमें सिर्फ पिछले 4 सालों में 40,000 से ज़ायद सिर्फ बच्चियों के और ख़वातीन के अगवा के वाक़यात हुए पंजाब में। और 2021 में, सिर्फ 2021 में 1100 ख़वातीन ऐसी हैं लाहौर में जिनका अभी तक पता नहीं चलाया जा सका है, 1100। और टोटल जो है वो 3500 से ज़ायद हैं जिनका पता नहीं चलाया जा सका। देखिए, ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत संगीन जुर्म है जिस पर शायद हमारी नज़र नहीं जाती। मैं नहीं कहता कि मवाज़ा किया जाए, लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो जराइम हैं वो हर जगह हो रहे हैं और वो नहीं होने चाहिए। वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमतों की ये जिम्मेदारी है कि जराइम को कंट्रोल करे, और अगर वो उसमें इजाफा होता है तो ये हम शायद उसमें अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम होते हैं, पुलिस अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम होती है, जो हमारे दीगर इदारे हैं वो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम होते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कराची को ख़ास तौर पे सिंगल आउट ना किया जाए और सिर्फ कराची को फोकस करके ना बताया जाए। जो चीज़ें हो रही हैं बताएं, हम अपनी गलती कोताही मानने को तस्लीम है और जो सज़ा हमें लोग देना चाहेंगे उसके लिए भी इसके बाद देखिए, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है उसमें जो पाकिस्तान की तरक्की हुई है पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो वो उसका जिम्मेदार तो ये सिंध हुकूमत को नहीं ठहरा सकते ना। जो स्कैंडल जिनके सामने आए हैं, चाहे वो एलएनजी का स्कैंडल हो, चाहे वो गंदम का स्कैंडल हो, चाहे वो शुगर का स्कैंडल हो, चाहे वो ये जो बिजली की कीमतें बढ़ती हैं इसमें फर्नेस ऑयल का जो माफिया है उसका स्कैंडल हो, हमारे और आपके घरों में जो गैस नहीं आ रही है उसके असबाब क्या है, उसके अंदर उसके पीछे कौन है, चाहे वो स्कैंडल हो, अगर आप इनकी गहराई में जाएंगे तो आपको इमरान खान के एटीएम जो हैं वो इसके अंदर मुलविस नज़र आएंगे, आप उनको पाएंगे। जहाँ तक मार्च की बात है, मुझे तो हैरत हो रही है जब ये मार्च अपना लेकर शुरू करेंगे तो वहाँ के लोगों को क्या कहेंगे कि आओ हमने तुम्हारी गैस बंद कर दी, हमारे साथ चलो, आओ हमने पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ा दी है, तुम हमारे साथ चलो, आओ हमने तुम्हारे यहाँ चीनी जो 50 की थी उसे 100 रुपये से ऊपर कर दिया है, हमारे साथ चलो, हाँ आ जाओ हमारे साथ, हमने तुम्हें गंदम जो मुयसर थी उसको नापैद कर दिया है, हमारे साथ चलो, तुम आओ हमारे साथ चलो, हमने डॉलर 177 का कर दिया है, तुम आ जाओ, हमने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था जो एक भी नहीं दिया, तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमने 50 लाख घरों का वादा किया था वो हमने पूरा नहीं किया, हमारे साथ चलो।
भाई कोई एक चीज तो बताएं कि जो जाकर लोगों को ये कहेंगे कि ये कालक हमारे मुंह पे नहीं है, हमारे साथ चलो। और भाई मैं तो यकीन से कहता हूं जब ये आवाम के पास जाएंगे ना कि हम एक एहतजाजी कोई मार्च करना चाहते हैं कराची की तरफ, लोग जूतों के हार बनाएंगे, इनके गले में डालेंगे, इनको घरों में बिठाएंगे और कहेंगे तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब डिटाई और बेशर्मी की कोई हद होती है कि लोगों की जिंदगी जीर्ण कर दी है, महंगाई तारीख की इंतहा पे पहुंचा दी है और डटाई से कहते हैं कि हम जो है वो पता नहीं आवाम में मारे। और निकलो भाई, लेके पता चल जाएगा तुम्हारे पास कितने लोग हैं। हम आज कर रहे हैं ना कराची में, जिसमें बिलावल साहब नहीं है, आप देख लीजिए आज की रैली हमारे उनके उस बात से कितनी बड़ी होगी। ये खातून एक है बेचारी, एक ही है। एयरपोर्ट थाने के बाहर एहतजाज किया है जो उनके लीडर्स वगैरह एमपी हैं, मैंने तो उस पर भी इसी हुकूमत पर तनकीद किया, आप उस पर क्या कहें? देखिए, अगर आप पिछले कोई 2-4 सालों का जायजा लें तो कराची शहर में जिस जमात का कोई इवेंट होता है वो जमात अपने झंडे लगाती है। अब से कुछ दिन पहले पूरे शहर में आफाक अहमद साहब की जो एमक्यूएम है हकीकी, या पता नहीं क्या कहते हैं उसको, उन्होंने परचम लगाए, किसी ने रोका किसी ने उतारा। उससे पहले पीएसपी ने जलसा किया शहर में, पूरे शहर में पीएसपी ने झंडे लगाए, किसी ने रोका किसी ने उतारा। उससे पहले पीटीआई ने झंडे लगाए, पूरे शहर में लगाए, आज भी कई जगहों पे लगे हुए। मुझे बताइए कि किसी ने उनको रोका, किसी ने झंडे उतारे। जमात इस्लामी ने झंडे लगाए, किसी ने उनको रोका। तहरीक लब्बैक ने झंडे लगाए, किसी ने उनको रोका किसी ने मना किया। कभी नहीं किया हमने, बिल्कुल भी नहीं किया। मैं फिर कह रहा हूं ना, अगर शरारत करेंगे, इस वक्त पूरे शहर में पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए हैं और हमारा एक इवेंट है और पहले से ऐलानशुदा इवेंट है। मैं कह रहा हूं ये चाहते हैं कि फसाद हो, नालायक लोग, ये बेशरम लोग ये चाहते हैं कि जो फसाद हो, झगड़ा करवाना चाहते हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी के बैनर जाके फाड़ेंगे तो झगड़ा होने के इम्कान हैं ना। अगर पीपल्स पार्टी के झंडे जहां लगे हैं वहां झंडे उतार के अपने झंडे लगाने की कोशिश करेंगे तो झगड़े का इम्कान तो है वहां पे। तो ये जिम्मेदारी इंतजामिया की है, ये जिम्मेदारी पुलिस की है कि भाई उस झगड़े को रोकने की कोशिश करें। हमने वकार वेदी साहब बैठे हैं, इन्होंने कमिश्नर कराची को पता नहीं बहुत पहले एक दरखास्त दी थी कि जनाब हमारा ये मार्च होने जा रहा है, इस मार्च के सिलसिले में हम पूरे शहर में कैंप लगाएंगे, लाउड स्पीकर्स लगाएंगे, हम झंडे लगाएंगे, हम पूरे शहर को सजाएंगे। हमने उसकी इजाजत दी है। मुझे बताएं, ये जो हरकत करने गए हैं, इन्होंने किसी को दरखास्त दी है कि हम कोई झंडे लगाना चाहते हैं, कहाँ लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं? ये फसाद कराना चाहते हैं, फसादी है। ये इस वक्त जो है बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, इनकी हालत खराब है, इनकी हुकूमत जा रही है। उस बौखलाहट में ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज करें जिससे कोई क्लैश हो जाए, जिससे कोई झगड़ा हो जाए। आगे जी देखिए, कामयाब दौरा इस हवाले से तो था कि दुनिया का कोई मुल्क नहीं बुला रहा, किसी ने बुला लिया, वो तो ठीक है, बुला लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा आज सुबह कि जब सरबराहान मुमलिकतों की मुलाकात होती है तो मुआहदे होते हैं, चले मुआहदे ना हो तो एमओयू साइन होते हैं, एमओयूज हो जाते हैं कि चलो भाई हम ये सोचेंगे करेंगे, वो होते हैं। मुझे आपको एक चीज बता दें कि इस दौरे के दौरान कोई मुआहदा हुआ हो, कोई एमओयू हुआ हो, कोई यकीन दहानी कराई गई हो कि जी पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ट्रेड है उसके अंदर इजाफा होगा, वो तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इज्जत अफजाई बहुत हुई है, खाना खिलाया उनको, मुलाकात की उनसे, मस्जिद का दौरा कराया उनको, और पता नहीं वो रेड क्रॉस क्या है कोई जगह है वहाँ, रेड स्क्वायर, वहाँ का दौरा किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कामयाब दौरा इस हवाले से है कि किसी मुल्क का सदर फ़ोन भी नहीं कर रहा है तो किसी मुल्क के सदर ने उनको बुला लिया है, तो बहरहाल इस हवाले से कामयाब है। और ये तो इसमें भी खुश होते हैं ना कि कोई फ़ोन कर रहे हैं इनको, तो वो भी सफारतकारी की कामयाबी कहलाती है।
की हिफाजत किए गए हैं या वाकई उनको पूरी तकलीफ से कहा गया कि मिnority को कोई वफाकी वजीर भी नहीं बनाया गया? देखिए सच्ची बात ये, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। आपने बताया या कल मुझे किसी ने कहा था कि शायद किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अगर उसने की है तो जो बातें कही हैं आपको वो सुननी चाहिए। मैं भी सुन लूँगा अभी कि वो बातें क्या की हैं, सही की हैं कि गलत की हैं। और ये पहला आदमी तो नहीं है जिसने की है ना, पीटीआई के और भी कई अरकान ऐसे हैं, मेंबर्स ऐसे हैं, अहदेदारान ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और अपने ही लोगों के मुतालिक जो सच्चाई है वो कौम को बताई उन्होंने। सर हम ये तकब्बुर कर लेते हैं कि ये अपील चल रही है, ये कामयाब हो जाती है और दोबारा आप आ जाते हैं। मुल्क की हालत किस तरह सही करेंगे? जो स्ट्रेटेजी है आप तो फिर ये कहेंगे कि यार 5 साल में ये लोग करके गए, मजीद 5 साल आवाम फिर होती रहेगी। देखें, एक बात तो किसी हद तक ठीक है कि जो मईशत का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है ना, उसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा चैलेंज होगा किसी के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात यकीन से इसलिए कह सकती है कि हम ठीक कर लेंगे कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी तो उस वक्त भी एक ग्लोबल रिसेशन था, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहरानों का शिकार थी और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो अपने प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे इंजेक्ट कर रही थी ताकि वो किसी तरह से सर्वाइव कर जाएं। फिर सैलाब आया बहुत शदीद पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद अगले बरस बारिशें हुई शदीद, उन बारिशों ने जो रही सही कसर थी वो निकाली, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया और जो आपके जो फसलें थी उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तमाम क्राइसिस के बावजूद जब हम हुकूमत में आए तो पहले बरस जो इन्फ्लेशन था वो 25% था, 25%। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम क्राइसिस के बावजूद इन्फ्लेशन को जो है वो सिंगल डिजिट में हम लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आपकी जो किसान हैं उनकी जो काश्त होती है उसकी कीमतों में इजाफा किया, तो आपका जो काश्तकार था, जो ज़रई मजदूर था, वो खुशहाल हुआ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे थे उनको कुछ सपोर्ट दी। तो हमने सरकारी मुलाजमीन का ख्याल किया, हमने जो ज़रई मईशत से वाबस्ता लोग थे उनका ख्याल किया और हमने वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको हमने कुछ ठीक किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई थी उस वक्त तो हम $1.5 अरब की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की ग़िज़ाई अजनास हैं वो हम इम्पोर्ट कर रहे थे। जब हम गए हैं छोड़ के तो $2 अरब के हम एक्सपोर्टर बन गए थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि 500 मिलियन हमने एक्सेस जो है वो बैलेंस जो उसमें क्रिएट किया। तो पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमत ये बताती है कि हमने बहुत बड़े क्राइसिस के बावजूद भी इस मुल्क के लोगों के ऊपर वो दबाव नहीं आने दिया, कौम के ऊपर दबाव नहीं आने दिया और उन चीज़ों को ठीक किया है। तो इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आज वो हालात नहीं है जो 2008 में थे। सही भाई, कल लाठी हाईड्रेंट पे आपके एक एमपी ने बंद करवा दिया और इल्ज़ाम ये है कि वो उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी तरह के इल्ज़ाम, कत्ल के इल्ज़ाम आपके एमपी एमएनएस पे लगते रहे तो आवाम के दिलों में आपके लिए भी गुस्सा है, तो किस तरह से पेश करेंगे? कि मेरे पास खैर अभी उसकी तफसील तो नहीं है जो हाइड्रेट वाली आप बता रहे हैं। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखें कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। अगर हमारे एमपी के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा था तो हमारा एमपी जेल में भी गया, एक नहीं गया, 2-3 एमपी जेल में चले गए। तो ये तो अच्छी बात, आप उसको माने, अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ कानून के मुताबिक हमारे अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। एक KPK की हुकूमत है कि वहाँ गंडापुर के ख़िलाफ़ उनके अपने MPA को मारने का इल्ज़ाम है, उसके अपने जो शहीद हो गया था उनका MPA, उसके भाई ने जाके 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जी ये जो अमीन गंडापुर हैं उन्होंने खुदकुश हमला करवाया और उसमें मेरे भाई को मारा। मुझे बताइए कि वो कितने दिन जेल में रहा है, कोई FIR कटी है, कोई कार्रवाई हुई है उसके ख़िलाफ़, और भी मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर कोई भी शख्स उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है, उसके ख़िलाफ़ FIR करती है तो कानून के मुताबिक जो है हम कार्रवाई करते हैं। थैंक यू जी।
जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर इतलात सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो हो। संशय हो त पेट्रोल जी क़ीमत में 12 रुपया वाध कई वई आहे। सूबाई वज़ीर इतलात सईद गनी चयो त हुकूमत नथी चाहे त को ॿुधाए त महांगाई थी आहे। संशय हो त सिंध खे ज़रूरत मुताबिक़ गैस मिलण आईनी हक़ आहे। सईद गनी चयो त हुकूमत बि कार्डिनेंस ज़रिए ॿियनि साफ़िन सां मोहसिन बेगचिया सलूक करणु चाहे थी। संदसि चवणो त ईंदड़ ॾींहनि में अटे जो बहरान पैदा थी सघे थो। सईद गनी जो चवणो त सिंध में PTI जी हुकूमत अचणु ख्वाब आहे। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर इतलात सईद गनी चयो त 27 फरवरी ते बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद वेंदो। 27 फरवरी वारो लॉन्ग मार्च अवामी भलाई लाइ कयो पियो वञे। संदसि चवणु हो त लॉन्ग मार्च अवाम जे जेका महांगाई में पीड़ित अवाम लाइ कयो पियो वञे। संदसि चवणु हो त पीपल्स पार्टी जे कारकुननि लॉन्ग मार्च लाइ कंटेनर तयारु कराए वरिता आहिनि।